यूनिट 2 के अंडर आता है। जो यूनिट 2 है, क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का, इसके साथ साथ इंडिविजुअल्स का। तो इंडिविजुअल्स को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें इंडिविजुअल बिहेवियर को जानना ज़रूरी है ना। और इंडिविजुअल बिहेवियर को जानने के लिए यहाँ पे 3 मॉडल्स दिए गए हैं, 3 प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तीनों प्रोसेस इंटरलिंक्ड हैं। पहला प्रोसेस फेल हुआ तब सेकंड प्रोसेस आया, सेकंड मॉडल फेल हुआ तो थर्ड मॉडल आया, ठीक है। और इंडिविजुअल बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। मतलब अगर हम बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर 2 तरीके के होते हैं। एक है हमारा ओवर्ट बिहेवियर और दूसरा है हमारा कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और हम उसको मेजर कर सकते हैं। ऑब्जर्व और मेजर करने का मतलब कि अगर कोई भी इंडिविजुअल आपसे गुस्से में बात कर रहा है तो आप पहचान जाओगे, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो सामने वाला गुस्से में है ना। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और मेजरेबल बिहेवियर, जिसको आप जांच पड़ताल जिसकी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बिहेवियर को हम बोलते हैं ओवर्ट बिहेवियर, ठीक। दूसरा है हमारा कोवर्ट बिहेवियर। कोवर्ट बिहेवियर जो है अनमेजरेबल होता है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे किसी की तरफ फेवरेबल और अनफेवरेबलनेस को दिखाना, ठीक है। वो किसी के इंटेंशन में है, बट उन इंटेंशन को आप, ठीक है, तो उन इंटेंशन को आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे आप किसी के परसेप्शन को, ठीक है, परसेप्शन को आप मेजर नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जब तक वो अपने ओवर्ट बिहेवियर में उसको शो ना करे, है ना। ऐसी फीलिंग्स जब तक सामने वाला शो नहीं करेगा कि वो आपके साथ रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके बीच में, है ना, जब तक ये फीलिंग्स वो शो नहीं करेगा, मतलब ओवर्ट बिहेवियर में लेके नहीं आएगा, तब तक वो कोवर्ट बिहेवियर में ही रहेगा। इसी तरह इंडिविजुअल के एटीट्यूड्स जब तक वो शो नहीं करेगा तब तक आप उसको पहचान नहीं पाओगे। तो अगर हम इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करें तो 2 तरीके के बिहेवियर्स होते हैं। एक होता है ओवर्ट, जिसको हम ऑब्जर्व और मेजर कर सकते हैं, और दूसरा है हमारा कोवर्ट, जिसको हम ऑब्जर्व और मेजर नहीं कर सकते। बिहेवियर इज व्हाट अ पर्सन डज, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर। द ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स इज नोन एज ओवर्ट बिहेवियर। मतलब ह्यूमंस की ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो और उनको आप मेजर कर सकते हो, उनको हम बोलेंगे ओवर्ट बिहेवियर। सेकेंड इज कोवर्ट बिहेवियर। नॉन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एक्टिविटीज लाइक फेवरेबल और अनफेवरेबल परसेप्शन, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स आर नोन एज कोवर्ट बिहेवियर, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल कि फेवरेबल और अनफेवरेबल परसेप्शन किसी का, या किसी की फीलिंग्स, या किसी का एटीट्यूड, जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, उनको हम कोवर्ट बिहेवियर बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो इसमें 3 मॉडल इन्वॉल्व हो जाते हैं। फर्स्ट मॉडल इज SR मॉडल, सेकेंड मॉडल इज SOR मॉडल एंड थर्ड मॉडल इज SOBC मॉडल, ठीक है। SR मॉडल डिपेंड करता है S और R के ऊपर। S का मतलब होता है स्टिमुलस एंड R का मतलब होता है रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या है, एक एक्सटर्नल एलिमेंट है जो आपके स्टेटस क्यू को आके चेंज कर देता है, ठीक। तो स्टिमुलस क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हीट स्टिमुलस है जो मॉड्यूलेट कर देती है आपके रिस्पॉन्स को, आपके बिहेवियर को। फॉर एग्जांपल गर्म, आप जा रहे थे और कहीं पे भी एक गर्म एलिमेंट था, उसके ऊपर आपने हाथ रख दिया तो अचानक से आप हाथ हटा लोगे, वो आपका क्या है, रिस्पॉन्स है। तो स्टिमुलस ने क्या किया, आपके स्टेटस क्यू को आके चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस मॉडल में बस इतना ही कहा गया है कि जैसे हीट, लाइट या कोई भी किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन है, वो एज ए स्टिमुलस काम करती है और उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स सामने आता है, ठीक। लेकिन ये जो मॉडल है वो इंडिविजुअल बिहेवियर के हर एक पर्सपेक्टिव को नहीं समझा पा रहा था, इसलिए ये मॉडल फेल हो गया था। और उसके बाद सेकेंड मॉडल आया था, वो है SOR मॉडल। दिस मॉडल सजेस्ट दैट द बिहेवियर इज कॉज्ड बाई सर्टेन रीजन दैट मे बी इंटरनल फीलिंग्स और मोटिवेशन and external environment that is stimulus. Stimulus is an agent as heat, light, information, etc. that directly influences the activity of a person or organism. R is response. The behavior is determined by situation. The entire situation has been determined as SR process. The SR model does not give the total concept of cause nature of behavior.
स्पेशली व्हेन द पर्सन कंसर्न प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिहेवियर बिकॉज इट इज़ शेप्ड बाई इंटरनल फीलिंग्स ऑल्सो। ठीक है, तो एसआर मॉडल में केवल दो ही एलिमेंट है, एक है एस स्टिमुलस जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक काम करता है, और आर रिस्पॉन्स तो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल रिस्पॉन्स देगा। लेकिन इस मॉडल में ये बोला है कि यहाँ पे ओ एलिमेंट मिसिंग है। ओ एलिमेंट इज ऑर्गेनिज्म, मतलब एक इंडिविजुअल या पर्सन। तो इंडिविजुअल या पर्सन की इंटरनल फीलिंग्स भी हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो उसकी फीलिंग्स से मॉड्यूलेट होता है, केवल स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से नहीं। ठीक, इसीलिए ये मॉडल जो है फेल हो गया था, और इसके बाद सेकेंड मॉडल आया है वो है SOR मॉडल। ठीक है, तो इस मॉडल में क्या किया है, O इज़ ऑर्गेनिज्म मतलब कि एक पर्सन, इसको हमने इंसर्ट कर दिया बिटवीन S एंड R। S इज स्टिमुलस एंड R इज रिस्पॉन्स। पहले वाला मॉडल जो है फेल हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के साथ अब हम बात करेंगे एक पर्सन की भी, और उस पर्सन का मतलब क्या है, एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये 3 फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, या 3 फंक्शंस को व्यू करता है। ठीक है, उसमें क्या क्या आ जाएंगी, मीडिएटिंग फंक्शन, मेंटेनेंस फंक्शन एंड एडजस्टिव फंक्शन। मीडिएटिंग फंक्शन का मतलब क्या है कि अपने सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन सारे चेंजेस को मॉनिटर करना, स्कैन करना और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के ऊपर फोकस करना, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स में चेंजेस लेके आना। ठीक, सेकेंड है इसमें मेंटेनेंस फंक्शन। मेंटेनेंस फंक्शन की अगर हम बात करें तो 3 कैटेगरीज हैं मेंटेनेंस फंक्शन की। कौन कौन सी, इफेक्टर्स, कनेक्टर्स एंड रिसेप्टर्स। ठीक, इफेक्टर्स क्या है, मसल्स और ग्लैंड्स जो इफेक्ट होंगी। मसल्स और ग्लैंड्स क्या करेंगी, रिस्पॉन्स को लेती हैं, है ना, फिर किसको देती हैं, कनेक्टर्स को, मतलब नर्वस ऑर्गन्स को देती हैं। वो क्या करेंगे, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जैसे हमने किसी गर्म सरफेस को हमने टच कर लिया, है ना, तो न्यूरॉन्स क्या करेंगे, बताएंगे गर्म सरफेस से माइंड तक जाता है। ठीक, फिर माइंड क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, मतलब रिसेप्टर क्या करेगा, सेंस को उसने लिया, कनेक्टर्स के थ्रू माइंड तक पहुंचाया, माइंड क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा मसल्स एंड ग्लैंड्स को कि उसे क्या एक्शन लेना है। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा मेंटेनेंस फैक्टर। थर्ड है हमारा एडजस्टिव फैक्टर्स। तो एडजस्टिव फैक्टर क्या करेगा, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं या फिर बॉडी की जो भी नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट्स लेके आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 फैक्टर्स के ऊपर ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है। मीडिएटिंग फैक्टर जो कि सराउंडिंग को स्कैन करेगा, स्टिमुलस, ठीक है, जो भी स्टिमुलस है उसको स्कैन करेगा, एनवायरनमेंट को स्कैन करेगा। सेकेंड इज मेंटेनेंस फैक्टर जो डिपेंड करता है 3 एलिमेंट्स के ऊपर, रिसेप्टर्स, कनेक्टर्स और इफेक्टर्स। ठीक है, और थर्ड है एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट क्या है, हर एक पर्सनल एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट को स्कैन आउट करती है और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगी, वो क्या हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर। ठीक है, लेकिन इस मॉडल के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई और इसमें ये बोला गया कि अभी भी ये मॉडल जो है परफेक्ट नहीं है। इंडिविजुअल बिहेवियर सिर्फ इतने से हम नहीं समझ सकते कि रिसेप्टर हो गया, इफेक्टर हो गया, कनेक्टर हो गया, सराउंडिंग को हमने ले लिया, बट एक फैक्टर अभी भी यहाँ पे मिसिंग है। वो क्या फैक्टर्स है, ठीक, तो उसके लिए हमने थर्ड मॉडल यहाँ पे डेवलप किया गया, वो है SOBC मॉडल। एज ए मीडिएटिंग फंक्शन, O इज़ कॉन्स्टेंटली एक्टिव, स्कैनिंग इट्स सराउंडिंग, मॉनिटरिंग इट्स ओन एक्शन, सीकिंग सर्टेन कंडीशंस एंड अवॉइडिंग अदर्स। ठीक है, तो O फंक्शन, मीडिएटिंग फंक्शन क्या कर रहा है, सराउंडिंग को स्कैन कर रहा है, अपने एक्शंस को मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस हैं उनको मॉनिटर कर रहा है और कई सारी चीज़ों को अवॉइड भी कर रहा है। सेकेंड इज एज ए मेंटेनेंस फंक्शन, O इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हेल्थ एंड ग्रोथ। ठीक है, तो मेंटेनेंस फंक्शन में 3 कैटेगरीज यहाँ पे दी गई हैं। पहली कैटेगरी है रिसेप्टर की, सेकंड कैटेगरी है कनेक्टर्स की और थर्ड कैटेगरी है इफेक्टर्स की। रिसेप्टर्स का मतलब हो गया हमारे सेंस ऑर्गन्स। तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से, आइज़ जिससे हम देखते हैं, नोज़ स्मेल के लिए, ईयर्स सुनने के लिए, ठीक है, टंग टेस्ट के लिए, एंड स्किल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, तो ये जो रिसेप्टर है क्या करेगा, अपने 5 सेंस ऑर्गन से अपने एक्सटर्नल सराउंडिंग को स्कैन करेगा, है ना। फिर क्या है, सेकंड है कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या है, नर्वस ऑर्गन्स। तो ये क्या करेगा, जो भी हमने स्कैन किया है वो डायरेक्टली किसको बताएगा, हमारे न्यूरॉन्स को बताएगा, ठीक है, नर्वस सिस्टम को बताएगा।
फिर नर्वस सिस्टम उन बातों को कहाँ तक लेके जाएगा, माइंड तक लेके जाएगा। फिर वहाँ पे काम आता है एफेक्टर्स का। एफेक्टर्स में दो चीज़ें आ जाएंगी, हमारी मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो माइंड क्या करेगा, ऑर्डर देगा हमारे मसल्स को और ग्लैंड्स को कि हमें अब क्या एक्शन लेना है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म का थर्ड फैक्टर है एज ए एडजस्टमेंट फंक्शन। ओ मॉनिटर्स द पर्सनस एक्टिविटी सो दैट ही कैन ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड सेटिस्फाई हिज नीड्स। ठीक है, तो एडजस्टमेंट फैक्टर्स क्या करेगा, ये इंटरनल बॉडी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन दोनों के साथ एडजस्टमेंट्स करेगा। ठीक है, तो जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनको ओवरकम करेगा और इंडिविजुअल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वर्क करेगा। ठीक, बट स्टिल इट डज नॉट एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये जो मॉडल है इसके बाद भी ह्यूमन बिहेवियर या इंडिविजुअल बिहेवियर इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझा पाया। तो इस मॉडल के बाद भी ह्यूमन बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझा पाई। तो फोर्थ मॉडल यहाँ पे आया, वो है SOBC मॉडल। तो SOBC मॉडल में 4 फैक्टर्स हैं यहाँ पे, SOBNC। S स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिज्म, B स्टैंड्स फॉर बिहेवियर पैटर्न एंड C स्टैंड्स फॉर कंटिंजेंट कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, S मतलब सिचुएशन। तो सिचुएशन का मतलब क्या है, हमारे एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स में अगर हम देखें तो जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें कौन स्कैन कर रहा है, ऑर्गेनिज्म स्कैन कर रहा है सिचुएशंस को। जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड सिचुएशन है, ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड सिचुएशन है, या सोशियो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन है, या कल्चरल से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन है, इन सारी चीज़ों को कौन स्कैन कर रहा है, एक इंडिविजुअल पर्सन जिसको हमने ऑर्गेनिज्म बोला है वो स्कैन कर रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, फिजियोलॉजिकल बीइंग और कॉग्निटिव मीडिएटर। फिजियोलॉजिकल मीन्स मतलब एक इंडिविजुअल जो फिजिकली प्रेजेंट है वहाँ पे विद हिज माइंड। ठीक है, कॉग्निटिव मीडिएटर अपने माइंड के साथ फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट है। माइंड के साथ प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, वो चीज़ों को स्कैन भी कर रहा है और बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है और अलग अलग तरीके के रिएक्शंस भी दे रहा है। ठीक, थर्ड फैक्टर इज पैटर्न ऑफ बिहेवियर। तो हमने अभी पढ़ा है पैटर्न ऑफ बिहेवियर 2 तरीके के होते हैं, ओवर्ट एंड ओवर्ट। तो हर एक इंडिविजुअल दोनों पैटर्न्स में इन्वॉल्व रहता है। कई बार क्या होता है, वो ओवर्ट बिहेवियर में होता है, मतलब वो ऐसे बिहेवियर शो कर रहा होता है जिनको दूसरे लोग इजीली मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और कई बार उसका बिहेवियर ऐसा होता है कि सामने वाला उसको ऑब्जर्व या मेजर नहीं कर सकता, वो उसके माइंड में, उसके परसेप्शन में, उसकी फीलिंग्स में है। ठीक, एंड नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज भी कोवर्ट एंड ओवर्ट होते हैं। 2 तरीके के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, एक तो जो इंडिविजुअल शो कर देगा, ठीक है, या सिचुएशन में हमें दिख जाएगी, और एक ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो हम नहीं देख पाते हैं, इनको हम केवल ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इस मॉडल में अगर देखा जाए सारी सिचुएशन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, लेकिन इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ऑर्गेनिज्म एट ए टाइम सिचुएशन के साथ भी इन्वॉल्व है। ठीक है, अलग अलग तरीके के बिहेवियर भी शो करते हैं जिसमें ओवर्ट एंड कोवर्ट दोनों बिहेवियर आ जाते हैं, और उसी के साथ साथ अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस के साथ भी डील कर रहा है। ठीक, तो देखा जाए तो जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पे हमेशा रहता है जिसमें वो स्टिमुलस के साथ, सिचुएशन के साथ, बिहेवियर के साथ और अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस के साथ डील करता रहता है। तो अगर देखा जाए तो ये जो मॉडल है वो एक स्केलेटल स्ट्रक्चर की तरह है जो देखने में बहुत इजी लग रहा है, बट अगर आप इसको समझोगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इसीलिए इंडिविजुअल बिहेवियर को समझना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग अलग सिचुएशन के साथ डील करता है, हर एक इंडिविजुअल की परसेप्शन अलग है, पर्सनैलिटी अलग है। ठीक है, सिचुएशन के साथ डील करना, ठीक है, ये उसका जो बिहेवियर है वो अलग है। एक ओवर्ट बिहेवियर है जिसको हम नहीं देख पाते, और एक ओवर्ट बिहेवियर वो शो करते हैं जिसको हम देख पाते हैं। ठीक, तो इसीलिए इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है, इस हर एक इंडिविजुअल को समझना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के अंडर आता है। S स्टैंड्स फॉर सिचुएशन विच इनकॉर्पोरेट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट लाइक इमीडिएट स्टिमुलस, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। इमीडिएट स्टिमुलस मतलब 5 सेंस ऑर्गन। ठीक है, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, सराउंडिंग्स को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब जो भी इन्वायरमेंट हमारे सराउंडिंग में एट प्रेजेंट है, उसी के साथ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट।
सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट क्या है, जिस सोसाइटी से हम आए हैं और एट प्रेजेंट जिस सोसाइटी के साथ हम डील कर रहे हैं वो कैसा एनवायरनमेंट है। सेकेंड इज ओ, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रेजेंट्स फिजियोलॉजिकल बीइंग विच इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। फिजियोलॉजिकल बीइंग का मतलब एक पर्सन, ठीक। थर्ड इज बी, बी स्टैंड्स फॉर पैटर्न ऑफ बिहेवियर बोथ कोवर्ट एंड ओवर्ट, ठीक है। तो पैटर्न ऑफ बिहेवियर कोवर्ट होता है, कोवर्ट मतलब जिसको हम ऑब्जर्व और मेजर नहीं कर सकते, और ओवर्ट होता है जो एक इंडिविजुअल शो कर रहा है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और इजीली मेजर कर सकते हैं। थर्ड इज सी, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्टीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस बोथ कोवर्ट एंड ओवर्ट। कॉन्टीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है जो सिचुएशंस या कॉन्सिक्वेंसेस अभी आप डील कर रहे हो, ठीक है, और ये कॉन्सिक्वेंसेस भी कोवर्ट एंड ओवर्ट हो सकते हैं। ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस जो आपको सामने सिचुएशन में दिख रही हैं, और ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस जो आप दिखती नहीं है लेकिन आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हो। इन दिस मॉडल बिहेवियर टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ SOBC. S is situation, O is organism, B is pattern of behavior and C is consequences. The interaction pattern among different element is complex because of two reasons. There are different variables within each element which interact among themselves, with each element affecting others, in turn affected by others as depicted by double headed arrows, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे जो है डबल हेडेड एरोज दिया है, इसका मतलब हर एक एलिमेंट जैसे एस है ओवर्ट एंड कोवर्ट स्टिमुलाई, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके की स्टिमुलाई से, जैसे हमने 5 सेंस ऑर्गन्स तो हो ही गए, उसके अलावा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, तो ये सारे एलिमेंट्स आपस में तो इंटरेक्ट कर ही रहे हैं। इसी के साथ साथ जो अदर एलिमेंट्स है जैसे ऑर्गेनिज्म हो गया, बिहेवियर पैटर्न हो गया, कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, ये एलिमेंट्स इन सब के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इन चीज़ों को हमने डबल हेडेड एरो के साथ यहाँ पे दिखाया है। तो अगर हम देखें फर्स्ट पॉइंट में, तो ये खुद में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हम एक एलिमेंट को समझ नहीं पा रहे हैं, उनका इंटरेक्शन अदर एलिमेंट्स के साथ भी यहाँ पे हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, organism is not only a physiological being but combination of physiological and socio-physiological being. This has very significant impact on behavior process, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म मतलब पर्सन की हम बात कर रहे हैं, तो पर्सन एक केवल फिजिकल बीइंग नहीं है, केवल एक बॉडी नहीं है, ठीक है। ये इंडिविजुअल इसके साथ साथ सोशियो फिजियोलॉजिकल बीइंग भी है जो एक सोसाइटी में रह रहा है। तो सोसाइटी में रहने का मतलब क्या है, अलग अलग कल्चर, अलग अलग इंडिविजुअल, अलग अलग पर्सनैलिटी, इनके साथ भी इनका इंटरेक्शन है। इट इज़ ओनली ओ दैट इंटरेक्ट्स विद द सिचुएशन एंड बेस्ड ऑन हिज ओन नेचर ही मे परसीव द सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर वे एंड बिहेव अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पे ओ मतलब ऑर्गेनिज्म मतलब एक पर्सन, यही एक ऐसा इंडिविजुअल है जो अलग अलग सिचुएशन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, और उसी से वो क्या कर रहा है, अपने सिचुएशन को परसीव करता है और जो भी उसका परसेप्शन बनता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना बिहेवियर शो करता है, ठीक। दिस मॉडल एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. It represents only a bare bone sketch of behavior. The understanding, predicting and directing human behavior may be analyzed by different variables which shapes the human behavior. Various factors affecting human behavior may be individual or situational factors. ठीक है, तो ये जो मॉडल है वो केवल एक स्केच है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह ह्यूमन बिहेवियर काम करता है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो अलग अलग सिचुएशंस के साथ, है ना, अलग अलग चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करता रहता है, जिसकी वजह से हम उसको समझ नहीं पाते या उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते या ह्यूमन बिहेवियर को हम डायरेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। इसीलिए इन सारे फैक्टर्स को हम सिचुएशनल फैक्टर और इंडिविजुअल फैक्टर्स के बेसिस में अब पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल बिहेवियर।